पढ़ते हम क्यों हैं? क्या वजह है कि हम इतने शिद्दत के साथ और इतनी मेहनत के साथ अध्ययनरत रहते हैं? क्या ऐसा करने के लिए हमारे अंतरात्मा से कोई आवाज निकलती है या फिर कोई हमें इसके लिए दबाव बनाता है? तो पहली जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम बच्चे हैं, हमें अपने जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों का उतना आभास नहीं होता, और अगर होता भी है तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों करते हैं नजरअंदाज? क्योंकि अपने ऊपर वो जो जिम्मेदारी है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ की, हमारे फैमिली की, हमारे सोसाइटी से मिलने वाला जो हमारा प्यार स्नेह है, इन तमाम, या फिर कुछ बुरे अंदाज भी हैं, तो इन सब चीजों का कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर बचपन में नहीं होता है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी दुनिया ऐसी ही रहेगी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा जो एज डेवलप करता है, तो हमारे ऊपर स्वतः एक एहसास होने लगता है कि हमारी भी कुछ लाइफ में जिम्मेदारी है। और इसका एक मिरर इमेज हमें सोसाइटी से, फैमिली से, हमारे माँ बाप की परिस्थितियों से भी हमें मिलता है। तो लगता है कि नहीं, हमें भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। पर कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञानी होना, नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी होता है। और यही कारण है कि हमारे पेरेंट्स सबसे पहले, अपनी पहली इच्छा उनकी ये होती है कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा नॉलेज लें, ताकि सोसाइटी और फैमिली उसे एक मतलब रिस्पॉन्सिबल फिगर के रूप में, जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में देखे, और समाज के, परिवार के अच्छे निर्णयों में, गुड डिसीजंस में उसका भी हेल्प लिया जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना कि जब हमें कोई मानेगा कि नहीं, वो भी इंसान एक ऐसा है जो सही बोलता है, सही सोचता है, सही निर्णय भी देने की क्षमता रखता है। तो पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है कि हमारे जब नॉलेज अच्छे होंगे तो हमें लोग चाहेंगे, हमें लोग पहचान देंगे, लोगों में अपनी पहचान होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कठिन परिश्रम को लगातार बनाए रखें। और जब कठिन परिश्रम को लगातार हम बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आउटपुट आज नहीं तो कल हमें एक बेहतर परिणाम के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। अब आइए वापस चलते हैं, जो अपने लोगों का जो रोजमर्रा का डेली जो हमारा प्रोग्रामिंग है, हम आपको सिखाते हैं और आप सीखते हैं, थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलन एकेडमी 24 पर डी चंद्रा सर फिजिक्स का लेक्चर लगातार आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। और उसी सिलसिले में आज मैथमेटिकल टूल का जो है वो फिफ्थ लेक्चर या सिक्स्थ लेक्चर होने वाला है, वो आप काउंट करते चलिए। और अब ये अपने लगभग फिनिशिंग की ओर है। और मैं आज आपको इस लेक्चर में इंटीग्रेशन लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन पर बात कर ली है आपसे, और इंटीग्रेशन ये एक तरह से मैथमेटिकल टूल का अब ये सेकंड लास्ट ऑलमोस्ट लेक्चर है। और ये बेहतरीन चीज है। पढ़ने के लिए बहुत चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन जनरल मैक्सिमम यूज भी होता है। एक टॉपिक बचा हुआ आपका मैक्सिमा और मिनिमा, वो हम आपको जरूर बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज इंटीग्रेशन की बात चली है तो इंटीग्रेशन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक तरह का समेशन है, एक तरह का क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंस निकालते थे dy अपॉन dx से, तो इंटीग्रेशन में उसको जोड़ने का काम करते हैं। एक तरह का ये एडिशन रूल है, अल्टर टाइप का कुछ इस तरह से है। जैसे मान लेते हैं कोई एरिया है, अब सपोज कीजिए कि जैसे इंटीग्रेशन कहाँ और कैसे यूज करना होता है। मान लेते हैं कि ये एक हमारा रेक्टेंगुलर मतलब एरिया है, रेक्टेंगुलर डायमेंशन है। तो इसके लिए बचपन में जैसे मान लेते हैं कोई सर्कल है, इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमारे मैथमेटिक्स ने फार्मूला डिजाइन कर दिया है। ये पाई आर स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है, अगर इसका लेंथ x है, विड्थ y है, तो इसका एरिया
निकालने का फॉर्मूला हमको दे दिया गया है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए ट्रायंगल है, तो इसका जो है हमें अगर एरिया निकालना है तो ये ए बी सी कर लिया, ये हाइट है और ये मान लेते हैं बेस है, तो अपन को मालूम है कि एरिया 1/2 इंटू बी सी और इंटू ए डी होता है। ये सब चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि हमें ये समझ में आए कि इंटीग्रेशन क्यों, व्हाई इंटीग्रेशन इज यूज्ड इन फिजिक्स और वी कैन से इन मैथमेटिक्स। अब आप सवाल यहाँ देखें कि अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ एरिया इस तरह का आ गया और हमें पूछा गया कि भाई साहब एनी x1 से एनी x2 तक ये एरिया बता दीजिए, है ना। मैं आपको, तो आप क्या सोचेंगे कि सर ने तो बताया था कि इस तरह से रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या सिलेंडर हो या कोन हो, तो उसका एरिया निकालने का तो फॉर्मूला सर ने बताया था, और हम लोग भी मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, तो हमें उस फार्मूला का यूज करके वो एरिया निकाल देना होता है। लेकिन अब अगर इस तरह का एरिया हमारे लिए निकालने को कहा जाए, तो मेरे मन में या आपके भी मन में एक समस्या आएगी कि इसको कैसे निकालें। तो छोटा छोटा एरिया बना के मन में होगा कि जोड़ दें, एक एरिया ले लें, फिर ये एरिया ले लें, फिर ये एरिया ले लें, S1 है, S2 है, S3 है, S4, इस तरह से हम निकालते चले, इसको जोड़ते चले। पर सवाल ये उठता है कि अगर मैंने छोटा सेगमेंट भी माना, इस पूरे एरिया को मैंने सपोज कीजिए 1000 छोटे छोटे एरिया में मैंने बांट भी दिया, तो फिर वो एरिया लाऊं तो लाऊं कैसे, तो फिर समस्या है हमारे पास। तो इसके लिए अब ये तरीका अपनाया गया कि भाई इस तरह से छोटे छोटे एरिया अगर आप चाहेंगे और उस एरिया को आप जब काउंट करके और तब उसको कैलकुलेट करके जोड़ेंगे, तो पूरा आपको जितना भी जो फाइनली x1 से ये पूरे जो माने आप जो ये फेस देख रहे हैं, इस फेस का एरिया निकालने में आपको हेल्प मिलेगा। तो अब चूंकि ये एक जैसा डायमेंशन इसका है नहीं, कहां पर, अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया। सपोज कीजिए कि ये कुछ इस तरह का अगर हो जाए, इस तरह का अगर मामला हो जाए, और तब आपको ये कहा जाए कि भाईजान आप बता दीजिए यहां से लेकर के एनी x1 से लेकर के एनी x2 तक ये एरिया कैसे आप प्राप्त करेंगे, ये वाला एरिया हमको चाहिए। तब तो दिमाग और हमारा हैंग करेगा। तो जब दिमाग हमारा हैंग करेगा, तो इस तरह के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो, अब छोटे छोटे एरिया निकालिए और इसको सम करते चलिए, जोड़ते चलिए। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स से, जैसे 2 + 3 + 4 जैसा एडिशन ये नहीं है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एरिया को एक साथ कलेक्ट करके और फुल एरिया यानी कंप्लीट जो हमारा ये लोकेशन है, इस लोकेशन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स ने एक अलग तरह के समेशन का गुंजाइश किया, उसकी व्यवस्था की, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को जनरली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जहां पर डिफरेंशिएशन में हम घटाने की बात करते थे, वहीं पर इंटीग्रेशन में हम जोड़ने की बात करते हैं। तो जब जोड़ने की बात करते हैं तो बिल्कुल जोड़ने की बात करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून के साथ हम करेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो कुल मिलाकर के एरिया काउंट करने के लिए और ऐसी बहुत से अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस हैं। ये तो एरिया के मामले में बताया मैंने आपको, कभी वॉल्यूम के मामले में भी आता है, कभी लेंथ के मामले में भी आता है। अलग अलग तरह से समेशन करते हैं हम लोग, और तब उस पूरे समेशन को एक ऐसे मैथमेटिक्स का फॉर्म दिया गया जिसे हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली इंटीग्रेशन का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। और जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में इसकी बहुत सी चर्चा है, उतने अंदर हम लोगों को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर सीधे पॉइंट पर आते हैं, और इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, जैसे डिफरेंशिएशन को y = fx के लिए हम लोग dy/dx का यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इस तरह से एक साइन का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रल। और जो पहला इंटीग्रेशन का रूल है हमारा कि अगर इंटीग्रेशन dx हो तो इसका वैल्यू x के बराबर होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और
दूसरा होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो दोनों पर हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे फिजिक्स में इंडिफिनिट इंटीग्रल का बहुत कम यूज है, एक आध जगह पर करते हैं, और मैक्सिमम डेफिनिट इंटीग्रल ही यूज करते हैं हम लोग। सो डेफिनिट इंटीग्रल जो है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि समेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, उसकी बाउंड्री वो तय कर लेता है, जबकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती। तो हम लोग जो है सो अभी पहले कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला हुआ करता था, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी फार्मूला होता है। तो उसको कैसे देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इंटीग्रल डीएक्स का जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर होता है। और नंबर 2 पर अगर चले तो जो सबसे ज्यादा रनिंग होगा एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू होता है, ध्यान से सुनेंगे, पावर जो है पावर में आप एक जोड़ दें और जितना जोड़ करके हुआ है उसमें उतना से ही डिवाइड कर दें। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि n नॉट इक्वल टू -1 पर काम चलेगा, क्योंकि n इक्वल टू -1 करने पर ये सिस्टम फेल कर जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना, x टू दी पावर n dx का वैल्यू ये होता है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो है, अगर हमारे पास u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट इसका इंटीग्रेशन करना हो तो बड़े ही खूबसूरती के साथ, बड़ा शौक के साथ आप इसको बाहर कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में कर सकते हैं। v dx फिर प्लस माइनस है ना w dx और फिर प्लस माइनस जो आगे आएगा उसको आप कर, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको बांट करके, जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे वैसे ही हम लोग इसको करते हैं। तो ये 3 फार्मूला आपका जो है वो लीगल है। चौथे नंबर पर इंटीग्रल e टू दी पावर x dx का वैल्यू e टू दी पावर x के ही बराबर होता है। और पांचवा फार्मूला इंटीग्रल 1/x dx का जो वैल्यू होता है वो log x के बराबर होता है। इतना जो है वो रनिंग है, इतने पर बहुत सारा काम हम लोग कर लेते हैं। और जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इंटीग्रल साइन x की अगर बात करें तो ये होता है माइनस कॉस एक्स के बराबर, और इंटीग्रल जो कॉस एक्स होता है इसका वैल्यू होता है साइन एक्स, है ना। उसके बाद इंटीग्रल टेन एक्स का जो वैल्यू होता है टेन एक्स, सॉरी साइन एक्स, डी एक्स कहाँ लिया मैंने, यहाँ तो डी एक्स लगाना पड़ेगा ना, ये इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और यहाँ टेन एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा सेक, ये क्या बोलते हैं, ये टेन एक्स का साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, और जो इसका होता है क्या बोलते हैं, ये टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स लेते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका होता है टेन एक्स। चूंकि टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और जो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो कितना के बराबर होगा, टेन एक्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले इतना जो है सो आप इसको पॉज करके देखें, इस पर काम करें, और तब यहाँ से आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो फार्मूला को एक बार फिर से देखें अच्छे से कि आपके पास जो इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, जो साइन एक्स का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, टेन एक्स का दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है ना, कॉस एक्स का दिया हुआ तो कितना दिया हुआ है। तो इस तरह से देखें, और स्टैंडर्ड तौर पर टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को उतनी ज़रूरत है नहीं, तो ऐसे माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स टाइप से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना पहले आप नोट करें, उसके बाद जो है सो बात करते हैं आगे। इसके मैक्सिमम इंटीग्रेशन के मामले में इतना ही हम लोगों को ध्यान में रखना, साइन एक्स कॉस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स जो मैक्सिमम यूज होगा। ई टू दी पावर एक्स का भी बहुत कम यूज है फिजिक्स में, 1/x का थोड़ा बहुत यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा और इसका यूज होगा। कोई भी कॉफिशिएंट है ना, आपको अगर 10x का इंटीग्रेशन चाहिए होगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं है,
वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखा जाए, अब इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो इसके आगे चलने पर क्या हमें मिल रहा है वो देखें ध्यान से। इस पर कुछ पहले सवाल लेते हैं, फिर हम 10x के लिए भी बात करेंगे आपसे, उसका मैंने टेंशन नहीं लेना है, वो अलग से दिखा देंगे आपको हम। लेकिन पहले जो है बात करते हैं हम लोग, इस पर कुछ सवाल लेकर के देखते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में बताया गया कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस सपोज कीजिए 5 इंटू डी एक्स चाहिए। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले उसको एक्स स्क्वायर डी एक्स में आप निकाल लें अलग अलग, इंटीग्रल 3x dx कर लें और माइनस इंटीग्रल 5 dx कर लें। यहाँ कुछ सीख भी लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3 होगा, पावर में एक जोड़ना है उतना से ही डिवाइड करना है, और ये कांस्टेंट जो टर्म है कोफिशिएंट इसका, वो इंटीग्रेशन माने इंटीग्रल के साइन से बाहर वो कर लेना है, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रल अंदर में dx रह जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 और dx का x हो जाएगा। जब ये इसके ऊपर जब लिमिट चढ़ा हुआ नहीं हो तो इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, और उसमें एक कांस्टेंट हम लोगों को डालना पड़ता है, जहां c जो है ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अभी उतना लंबे चौड़े में अभी जाना नहीं है अपन को, सिर्फ ये समझना है कि इंटीग्रेशन होता किस तरह से है, कैसे इंटीग्रल किया जाता है। तो ये एक पहला आपके पास में मान लेते हैं कि इससे छोटा सवाल अगर लेते हैं तो छोटा सवाल में सपोज कीजिए कि मेरे पास जो है वो x पर पावर 5 इंटू डी एक्स आ गया। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पावर में आप एक जोड़ दो 5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, यानी x टू द पावर 6 अपॉन 6, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो सवाल हमारे सामने है वो इस तरह से है। और अब अगर मान लेते हैं कि हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का तो दिखा ही दिया है आपको, पर इसमें कुछ और भी बातें आ सकती है। बात क्या आ सकती है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सवाल और मैंने लिया कि साइन सपोज कीजिए 2x dx हमको दिया गया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन वो करेंगे और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कुछ दिमाग नहीं लगाना, 2x, और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ये रूल है इसका, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है। इसको फटाफट आप देखिए, एक दो सवाल मैं और आपके लिए उपलब्ध करता हूं और मैं देखता हूं कि हम लोग कितना कुछ इसमें बेहतर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन है e टू द पावर x प्लस 2x dx दे दिया गया, e टू द पावर 5x या 8x कुछ भी ले लीजिए, और फिर उसको जो है मैं एक सवाल लिखता हूं, आप इसको करके देखिए कि आप इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये थोड़ा सा अपने आप में, और फिर हम भी उसको करेंगे। 2 मिनट आप पॉज करके उसको देखिए। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन आ गया, क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है इंटीग्रल e टू द पावर 5x और प्लस 2x, और इस पर लगा हुआ है dx। कैसे बनाएंगे एक बार ट्राई करके देखिए, तो देखते हैं कि आपका प्रयास कितना बेहतर रहता है, आप क्या कर पाते हैं इसके लिए। चलिए हम बनाते हैं, बस रूल को कभी छोड़ना नहीं, e टू द पावर 5x dx और प्लस इंटीग्रल 2x dx क्या हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो पता है आपको कि ये वही रहेगा, लेकिन उतना ही से काम नहीं चलेगा, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 2 को बाहर कीजिए और अंदर x dx है आप अपने पास, तो क्या करना होगा, e टू द पावर 5x बटे 5 होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2 और x स्क्वायर बाय 2 ये कैंसल हो जाएगा, प्लस c लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा e टू द पावर 5x बटे 5 और प्लस x स्क्वायर प्लस c, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल आ गया, क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि आप बता दीजिए कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 cos 2x और इसमें लग जाए dx, तो क्या करेंगे एक बार बना के देखिए। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में ये सवाल हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे एक बार आप जरूर देखने की कोशिश करें, ताकि आपको भी ये पता पड़े कि हम इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हम फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से हमको चलना है आगे लेकर के, तो देखिए इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और प्लस 5 इंटीग्रल कॉस 2x dx होगा। कहीं से कोई दिक्कत यहाँ है कहाँ, इसका वैल्यू आ जाएगा x³/3 माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और 5 cos 2x का साइन 2x हो जाएगा, एंड साइन 2x बटा क्या लग जाएगा 2 और प्लस c कर दीजिए, ये हो जाएगा x³/3 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और प्लस 5 साइन 2x/2 और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन से कोई घबराने डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आसान चीज है और इसके लिए हम लोगों को एकदम अपना फाइट करना चाहिए। अब देखिए इंटीग्रेशन का एक दूसरा भी फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग, जैसे एक तो और मैं आपको दिखा दूं, जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके लिए। सवाल आ गया कि आप हमें cos स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू निकाल दीजिए। अब कैसे करेंगे, लीनियर में तो ठीक है साइन एक्स cos एक्स का आता था, जब cos स्क्वायर एक्स लग गया तब क्या करेंगे, तरीका है, फॉर्मूला इसीलिए सिखाया जाता है कि आप फॉर्मूला का सही जगह पर सही तरीके से यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और देखिए उसका परिणाम कितना बेहतर आता है। क्योंकि जितना आपके पास व्यवस्था दिया गया है आपको काम उसी में चलाना है, और दिमाग इसीलिए हमको करना पड़ता है। और हम जो चाहेंगे कि हर चीज बना बनाया हुआ हमको मिले, तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है, आप में और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में फर्क क्या है, या आप इंटेलिजेंट कब बनेंगे, जब अपने मेमोरी को यूज करेंगे। तो कैसे करें, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि cos स्क्वायर एक्स पर सोचा जाए, क्योंकि हमें cos एक्स का इंटीग्रेशन पता है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। तो देखिए हिंट क्या है इसके लिए, किस हिसाब से हमें चलना चाहिए, वो हिसाब ये है कि सबसे पहले इस पर गौर करते हैं कि एक फार्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला है। तो इसका मतलब हो गया कि मैं 2a के बदले में मैं लिख देता हूं यहाँ पे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से मुझे इसका वैल्यू मिलने की संभावना है, क्या होगा ये, और यहां से हो जाएगा, निकाल लेते हैं cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ये होगा 1 प्लस cos 2x/2। बस देखिए cos 2x के फॉर्मेट में हम आ चुके हैं, इसको डालेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की जगह पर, इसलिए मैं लिखूंगा इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x/2 और इंटू dx। अब तो अलग कर सकते हैं इसको, बराबर 1/2 इंटीग्रल dx और प्लस cos 2x 1/2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल dx आराम से, अब देखिए 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 cos 2x का साइन 2x और बटा 2 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ गया आंसर 1/2x प्लस साइन 2x/4 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया।
तो सामान्य इंटीग्रेशन पर जाइए, जरूरी नहीं ये सभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पेंच में हम आपको फंसा के रखे हुए थे। और पेंच में क्या फंसाएंगे, आपको सिखा रहे थे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो भी भारी भरकम आने वाले हैं तो वो उससे हमें घबराने दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको पॉज करके नोट करने की कोशिश करें। और जो मैं बार बार आपको कहता हूं, बड़ा ही खूबसूरत एक सवाल और मैं आपके लिए लेता हूं। अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के बदले में दूसरा वैल्यू में कैसे डाल करके सवाल बनाता हूं, इसको थोड़ा सा गंभीरता से आइए विचारते हैं और आपको सिखाते भी हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मेट हमें फिजिक्स में भी यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल कहते हैं। मतलब किसी वैल्यू को मान करके दूसरा वैल्यू पर जाना, सब्स्टिट्यूशन रूल। ये क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन एक हमारे पास आया हुआ है, इंटीग्रेशन सेक पर पावर 4 इंटू dx। अब देखिए, कहने के लिए तो आपको लगेगा कि सर जी इससे पहले तो आप 10x के इंटीग्रेशन पर उस पर में वो भी इसी तरीके में ढलने वाला था, डायरेक्ट फार्मूला उसका हम लोग अवेलेबल नहीं करते हैं, उसको व्यवस्था के तहत लाते हैं। इसीलिए मैं वहां पर रुका था, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला में नहीं आ रहा है। अब यहां से देखिए, आपको वो भी समझने में परेशानी नहीं होगी। जब इस तरह का मामला हो तो अब दिमाग दौड़ाइए, अगर करना चाहते हैं तो करके देखिए, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं आपको सिखाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि कोई फार्मूला तो अब तक इस तरह का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से लेकर के इंटीग्रेशन में सीखा नहीं है कि सेक पर पावर 4 के लिए मैं कोई व्यवस्था लाऊं, ऐसा नहीं सीखा है ना। जब नहीं सीखा है तो इसके लिए उपाय क्या है। ऐसे बहुत से सवाल इस पैटर्न पर हैं, धीरे धीरे मैं 2-3 सवाल और करवा दूंगा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि जब मेरे पास, देखिए नोटिस कीजिए इस बात को, जब इस बात को आप नोटिस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये हल्ला बोलेगा कि जब मेरे पास y बराबर 10x हुआ करता था तो मेरे पास dy अपॉन dx का वैल्यू सेक स्क्वायर x मिलता था। एक बात। दूसरा, मैंने ये भी सीखा कि सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x ये इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए जो सेक स्क्वायर x की वैल्यू होगी वो 1 प्लस 10 स्क्वायर x के बराबर होगी। फार्मूला क्यों सिखाया जाता है, फार्मूला रटने को क्यों कहा जाता है, यहां से आपको पता पड़ जाएगा। एक छोटा सा इंटीग्रल है पर ये सारी व्यवस्थाओं को ये साथ लेगा, तभी सॉल्व होगा। आपको मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा स्थिर से आप समझने की कोशिश करें। देखें कि इसको बराबर मैं क्या करता हूं, सेक स्क्वायर एक्स के प्रोडक्ट के रूप में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे लागू होता है वो भी आप गौर से देखें। अब ये सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या करता हूं, यहां से मेरे पास है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट के रूप में सॉरी x और इंटू यहाँ पर हमारे पास है इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए 10 भी अवेलेबल है और सेक भी अवेलेबल है। अब क्या करते हैं, लेट, देखिए y बराबर हमने मान लिया 10x का वैल्यू हमने सपोज कीजिए मैंने t मान लिया, ठीक है। 10x का वैल्यू हमने क्या मान लिया, t मान लिया। इसीलिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो हो जाएगा dt के बराबर। t का डिफरेंशिएशन dt और 10x का जो है वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, या यूं कहें कि मैं t को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, और ये 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, उधर से dx मल्टीप्लाई हो गया। तो कुल मिलाकर के, अरे भाई साहब ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया नहीं, तो मैं इसको अलग से दिखाता हूं। मान लो कि t बराबर मेरे पास है 10x और मैं इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dt बाई dx
और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसीलिए dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यही बात लिखा हुआ है ना, dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यही बात समझना है, कहीं पर कंफ्यूजन बच्चा नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो जाएगा तो आपको फिर मजा नहीं आएगा लेक्चर देखने में, और मजा नहीं आएगा आपको फिजिक्स सीखने में, आपको बोर लगेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की घटना का शिकार आप हो, क्योंकि आपको जब चीजें समझ में आएगी, जब आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, जब कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आपको मजा आएगा। अब देखें, तो मैंने 10x की वैल्यू t रखी है, तो यहां पर मैं 10x के बदले में अगर t लेता हूं तो बराबर हो जाएगा क्या, इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? और सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले में मैं dt रख दूंगा। देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया, x से वो t में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए, इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। 1 dt है तो इसको सीधा dt लिख दें हम, और प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर dt लिख दें हम। तो यहाँ dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, और प्लस चाहे तो आप कॉन्स्टेंट लगा ले। अब t का वापस वैल्यू डाल दीजिए, t का वैल्यू 10x है, ये हो जाएगा और 10x, और प्लस टी क्यूब का वैल्यू होगा 10 पर पावर 3, और इंटू एक्स डिवाइड बाय 3 एंड प्लस सी। कितना खूबसूरत सवाल था ये, आपको देख करके भी अच्छा लगेगा और समझते हुए तो खैर और अच्छा लगेगा। क्यों ना ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि मेरे पास साइन पर पावर 3x आ गया और इंटू डी एक्स लगा दिया। अब आप कहिएगा सर ये क्या बात है, तो इसमें भी वही तरीका अपनाना है, चाहे ये हो चाहे cos पर पावर 3x इंटू डी एक्स का मामला हो, कोई तकलीफ उठाना नहीं है। सबके लिए व्यवस्था है, सबके लिए व्यवस्था है। इसको हम चाहेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स में तोड़ा जाए, इसके लिए हम चाहेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स में तोड़ा जाए। और तब क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन को उपलब्ध है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन को उपलब्ध है। कहाँ है उपलब्ध, तो सारा फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ था आपको, अगर याद हो तो सब चीज यहाँ पर उपलब्ध है। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पता पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहां देखा जाए, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। यानी अगर मैं साइन स्क्वायर ए के लिए बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a और बटा 2, जहां पर मेरे पास कॉस, ये कॉस स्क्वायर ए के लिए 1 प्लस कॉस 2a बाय 2 मिलता था, जिस पर सवाल किए हैं जस्ट हम लोग पहले। और जब मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पता पड़ेगी 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, और करना क्या होगा, अगर मैं इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आप जो है इसको तोड़ लेंगे तो उस हिसाब से साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आपको, मान लेते हैं साइन एक्स के बदले में हम टी मान लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करके देखेंगे, अगर आपसे बनेगा तो खूबसूरत है, नहीं बनेगा तो उसके बाद हम हैं। आपको जो है सो एक होमवर्क के रूप में ये 2 सवाल आज आपके लिए मैं छोड़ करके दे रहा हूं। तो इंडिफरेंट इंटीग्रल में इतना ही काम आप लोगों को करना है, बहुत ज़्यादा मतलब गैदरिंग में नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बाकी है काम करना। तो मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा उलझ करके नहीं रहना है कि हमको ये मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है लगाते चलो, जी नहीं, उतने हाइपर टेंशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो होमवर्क आप करके रखेंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम आपके लिए जरूर हेल्पलाइन के तौर पर आएंगे। तो लेकिन थोड़ा दिमाग पर तो जोर देना ही पड़ेगा आपको। अब थोड़ी चर्चा मैं करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल की, एक बात कर लूँ मैं आपसे, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो आपको, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तो SW आपके पास है अभी पहला, और ये SW है आपका दूसरा, दोनों को करके देखेंगे। अब देखिए डेफिनेट पर जो ज़्यादा काम हम लोग करते हैं फिजिक्स में, इसमें लिमिट दिया हुआ रहता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ,
इसमें लिमिट तक सवाल का फॉर्मेट ही पता चल जाएगा। मान लेते एक क्वेश्चन मेरे पास है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 से लेकर के 2 तक। देखिए लिमिट आ गया, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट। अब कैसे इसको करना होता है वो देखिए। सारा सॉल्यूशन पहले करेंगे इंडिफिनिट की तरह, फार्मूला वही लगेगा, लास्ट में वैल्यू डालेंगे। कैसे देखिए, इसका होगा x³/3, और अब लिमिट जो है ना इसका, चूंकि इंटीग्रेशन मैंने कर लिया अपने फार्मूला से, तो लोअर लिमिट को यहाँ रखिए, अपर लिमिट को यहाँ रखिए। जो भी कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट बन करके है उसको बाहर कर लीजिए। तो 1/3 को सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, और ये x⁻³ मिलता है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इसके बाद क्या करना होता है, अपर लिमिट के वैल्यू को डालिए यहाँ पर पहले, तो 2/3 लगाएंगे और माइनस साइन दे करके लोअर लिमिट डाल करके उस पर भी पावर लगा दीजिए। और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सारा कैलकुलेशन एज इट इज निकल जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 -1, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर आता है जो 7/3 के रूप में आएगा। और देखिए बड़ी आसानी से आ गया हमारे पास। और ऐसा एक नहीं है, अब किसी पर भी लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो, सपोज कीजिए कि मेरे पास sin x dx आ गया, और x चूंकि एंगल के रूप में, तो 0 से लेकर के मान लेते मुझे π/2 तक इसको सम करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको sin x का क्या होता है, -cos x होता है, लिखिए -cos x, और अपर लिमिट यहाँ पे 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 है, डाल दीजिए। माइनस साइन को पहले बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर cos x है, यहाँ लोअर लिमिट आपको 0, अपर लिमिट π/2 है। अब डाल दीजिए वैल्यू cos π/2। बढ़िया बात है, अपर लिमिट पहले डलाता है ना, और तब माइनस साइन के साथ लिख लीजिए cos 0। और जब सॉल्व करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, cos π/2 0, और ये cos 0 1, तो -1 आ गया, यानी आंसर क्या होगा इसका 1 आ जाएगा। और इस तरह से करते हैं हम लोग। तो इतना आपके पास आज के लेक्चर में काफी हो गया इंटीग्रेशन को समझने और इसको जानने के लिए। और इसको आप अपने दिमाग पर रखिए, प्रैक्टिस में लाइए। 1 लेक्चर 2 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे टूल्स को, और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा लेकिन जानना जरूरी है, उस पर बात करेंगे। थैंक यू।